हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे आज। 22 अक्टूबर है आज और फर्स्ट आर्टिकल जो आपने भी पढ़ा होगा, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया। चूँकि ये आर्टिकल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है और इसलिए हमें इसको पढ़ना होगा। इसमें जाहिर तौर पर जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें अभी जो टॉपिक है काफ़ी बर्निंग इशू चल रहा है वैक्सीनेशन का। भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी को सेलिब्रेट करते हुए ये आर्टिकल नरेंद्र मोदी साहब का है, प्रधानमंत्री जी का है, तो इसको हमें पढ़ना होगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी आर्टिकल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इनका होता है तो वी हैव टू रीड इट आउट, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। जीएस पेपर 2 हेल्थ से एसोसिएट करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो भी इश्यूज उन्होंने बताया, हालांकि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जा सकता है, बट मेजरली यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही है, दैट्स वाई हम इसको इसमें हेल्थ में रखने वाले हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने उसको देखते हैं। इंडिया ने कंप्लीट किया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 करोड़ डोजेस ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। 2021 अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। आप ये समझ सकते हैं, आपने खुद फील किया होगा, ये जो टॉपिक है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो किताबों में लिखा गया हो। ये चीज़ें तो हम खुद आसपास फील कर रहे थे जब ये पता चला कि कोरोना वायरस फिर से अटैक कर सकता है, सेकेंड वेव जानलेवा हो सकता है, थर्ड वेव आ सकता है। ऐसी जब बातें चल रही थी तब हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक बात थी कि वैक्सीन का क्या हुआ। जो वैक्सीन भारत में बनाया जा रहा था या बाहर से मंगवाया जा रहा था उसको भारत के लोगों को कब दिया जाएगा। हर तरफ यही डिस्कशन चल रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो बाहर से तो डील कर रही है, ट्रेड डील कर रही है, इसमें वो वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने की बात कर रही है, तो फिर भारत में लोगों का क्या होगा, इनको वैक्सीन कब दिया जाएगा। तो महज कुछ महीने में यहाँ पे बताया भी गया है कि सिर्फ 9 मंथ्स में ही हर किसी को तो नहीं कह सकते, बट हाँ 100 करोड़, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेंडेमिक आए भारत में और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वायरसेस आए जिन्होंने अटैक किया, लेकिन उसको लेकर के इतनी स्पीड में उसका जो प्रोटेक्शन है वो हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाया था जितना कि कोरोना वायरस के खिलाफ कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छा सक्सेस है जिसको यहाँ पे बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है जो कि हमने कंप्लीट किया, और ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि भगीरथ, आपको पता है कि जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर भारत में जो गंगा आई थी उसको भगीरथ मुनि के द्वारा लाया गया था। तो इनका कहना है कि बिल्कुल ये एक ऐसा ही अटेम्प्ट था, ये ऐसा ही एफर्ट था जिसमें कितने सारे लोगों को यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स थे, यहाँ पे जो वैक्सीन बना रहे थे, जो रिसर्चर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन सब की मदद से और नो डाउट गवर्नमेंट के एफर्ट से, पॉलिटिकल विल होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इतने सारे लोगों को इतने कम दिनों में वैक्सीनेट कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल है कई सारा, एक तो ट्रेड का भी एंगल है, इकोनॉमिक एंगल भी है। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारे लोगों का जो ट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि देखिए वैक्सीन के बनने से लेकर के लगने तक में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी का रोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। सो वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द कैंपेन वाज द ट्रस्ट ऑफ दैट पीपल। जो लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे उनका जो ट्रस्ट था वो इस कैंपेन की जान था। अगर लोग पैनिक हो जाते, मिसट्रस्ट होता, तो फिर हम इतना बड़ा जो अचीवमेंट था उसको हासिल नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, भारत में जो लोगों ने वैक्सीन लिया वो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर लोगों ने ट्रस्ट करते हुए और सपोर्ट किया और खुद को वैक्सीनेट करने के लिए गए, वैक्सीन लगवाने के लिए गए।
तो ये इससे ये भी बताता है कि जो आम जनता है उनका भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट पर अब भरोसा बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो हमें किसकी कामयाबी मिली, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, यानी कि इतनी बड़ी बीमारी के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि हम जंग जीत रहे हैं, उसकी कामयाबी, उसका सेलिब्रेशन। और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भारत के लोग जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है अब उस पर फोकस कर रहे हैं और अब उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जाहिर तौर पर सारे इस पूरे जो मुहिम है, पूरा जो आंदोलन चला है, उसको ही यहाँ पर डिस्कस किया है कि जन भागीदारी बहुत अच्छी रही, लोगों का कॉमन गोल था जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट कर पाए। तो सोचिए कि आप मतलब 130 करोड़ इंडियंस हैं और इसमें 100 करोड़ को आपने वैक्सीनेट कर दिया। ये एक बहुत सक्सेसफुल इनिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन के पहले जिस तरीके से बातें चल रही थी, जैसा कि लॉकडाउन्स वगैरह लग रहे थे, कहीं ना कहीं निगेटिविटी, अनसर्टेनिटीज आ रही थी, और उसी में ये भी समझ नहीं आ पा रहा था कि इंडिया जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज कर पाएगा कि नहीं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे कीवर्ड। खुद प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि ओवरऑल जो डर था मन में वो कहीं ना कहीं था कि कैसे इसका मैनेजमेंट हो पाएगा, बिकॉज वैक्सीनेशन प्रोसेस इतना आसान नहीं था। अगर ये इसमें मिसमैनेजमेंट होता तो सब कुछ इस तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा, पूरा सप्लाई चेन जो है, यानी कि हमारे पास वैक्सीन को रखने की प्रॉपर जगह है कि नहीं है, और उसको जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं वो पैनिक तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारे जो सवाल मन में थे, आपको याद होगा हमने डिस्कशन भी किया था इन पे, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स इस पर डिस्कस किए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सारे सोच के बावजूद भी हमने देखा कि सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है शुरू में ही कि सारे स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट रहा एक दूसरे पर, उसने ये जीत हासिल कराई है। खास करके जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहे, आप सोचिए कि वो जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स रहे हैं, वो तो सीधा यूँ कहें कि वायरस के कांटेक्ट में आते रहे, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ पे इन्होंने सोशल और रिलीजियस लीडर्स को भी काफ़ी सराहा है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया, जो सोशल वर्कर्स और यंग जनरेशन थी उन्होंने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो इन सभी लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, या हम मेड इन इंडिया को इस तरीके से सक्सेसफुल बना पाए, हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बना पाए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल, और इसको यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो अब इन्होंने ये बताया कि कैसे इन्होंने एक ग्रुप कमेटी बनाई, उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया, कैसे कैसे चैलेंजेस सामने आए। बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर कि ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट इंडिया में 100 करोड़ डोजेस को क्रॉस कर लिया गया, जबकि बाकी देशों में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो यही सब है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। ये कहते हैं कि इंडिया का जो एक स्पिरिट है ट्रूली इंडिपेंडेंट बनने का, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। इससे ये हमें समझ में आ रहा है। जैसा आपको पता है, ग्लोबल टू लोकल की बात हो रही है, ग्लोबल टू ग्लोकल की बात हो रही है ना। इसमें सभी लोगों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्किंग, जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, ये सब जो मिलकर के साथ आएंगे, जिस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल वैक्सीन में देखा, उस तरीके से अगर हम ओवरऑल भारत को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। पूरा का पूरा डिस्कशन जो रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो वैक्सीन के सक्सेस पर ही रहा है। तो बाकी की सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोग जानते हैं। इन्होंने कहा कि द फोकस हैज़ टू बी ऑन लास्ट माइल डिलीवरी एंड सीमलेस लॉजिस्टिक्स। देखिए, इन्होंने भी ये कहा है, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है कि जो वैक्सीन को आप पूरा ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट करने तक का जो लॉजिस्टिक्स होगा वो कैसे आएगा, इस पर भी गवर्नमेंट का फोकस रहा, और इस वजह से प्रॉपर डिलीवरी हो पाई। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं हुआ, शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी कि स्लॉट नहीं है, नहीं मिल रहा, वैक्सीन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दिया गया था। और अभी तो ये हालत है कि आप इजीली कहीं पर भी जाइए, किसी भी जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे आपको आसानी से वैक्सीन लग जाएगी और कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो
यहाँ पे ये यही इस चीज को बता रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत में जो काबिलियत थी उसको भारत ने दिखाया। और देखिए ये ट्रूली आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, वेदर आप मोदी गवर्नमेंट सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एक अचीवमेंट है भारत का उसको आपको मानना पड़ेगा। और इसको जब भी आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं वहां पे पॉजिटिव एग्जांपल्स में आप डाल सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, जो पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया गया, उससे हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हर एरिया में जो हमारा मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, इससे ये साबित होता है। तो एक पॉजिटिविटी लोगों के मन में आई है और ये कहते हैं कि जैसे लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है हर एक चीज में, वो दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पर जो लोग हैं वो शासन करें, और जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और लोग एक साथ मिलकर के आते हैं, टीम इंडिया का निर्माण होता है और वो सक्सेसफुल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत जो है वो जल्द ही आत्मनिर्भर बनने के कगार पर है। तो ठीक है, पिछले वाले आर्टिकल में अच्छी अच्छी बातें कही थी प्रधानमंत्री जी ने। अब आइए इस आर्टिकल को देखते हैं। हम लोग इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की बात करने वाले हैं, इकोनॉमी IR दोनों में आ जाएगा ये। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। G20 मिनिस्ट्रियल मीट हुआ है, ठीक है। G20 ग्रुप तो आपको पता है, ग्रुप 20 जिसमें 20 देश हैं और भारत भी उसमें से एक है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 वाले प्रीलिम्स में, ठीक है। G20 में कंट्रीज के नाम को पूछा गया था। तो अभी जो मीटिंग हुई है वो इटली में हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बातें सामने में आई हैं, तो इंडिया इज निगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA भारत कर रहा है इन देशों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। आपको पता है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, किसी भी देश के साथ जब हम FTA करते हैं तो वहां पे फिर ट्रेड में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो ड्यूटीज वगैरह है वो नहीं लगते या कम लगते हैं। तो अलग अलग देशों के साथ ये ट्रीटी है भारत की, इसे श्रीलंका वगैरह के साथ ऑलरेडी है। अभी G20 में जो देश हैं उनके साथ ट्रीटी हो रही है। However, rising trade protectionism at home, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है, प्रोटेक्शनिज्म भी दिखाई दे रहा है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। कैसे, जैसे एग्जांपल अगर आपको याद आए तो चाइना के कई सारे ऐप्स को भारत में बैन किया गया था, याद होगा आपको। चाइना के साथ ट्रेड से हमने इनकार किया था। तो इस तरीके के और कई स्टेप्स हैं जो भारत ने लिए हैं और उससे जो प्रोटेक्शनिज्म है वो दिखाया। प्रोटेक्शनिज्म मतलब प्रोटेक्ट करना, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मतलब आप अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरा आकर के आपके यहाँ पे ज्यादा ट्रेड ना करने लग जाए, तो उसको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर वही बता रहे हैं कि एक तरफ तो हम FTA कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है वो भी सामने आया है। एंड जैसे अब कैसे प्रोटेक्शनिज्म होता है, तो टैरिफ वगैरह को बढ़ा दिया जाता है। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, तो टैक्स को आप बढ़ा दीजिए। क्या आप बोलिए कि अगर आप मेरे यहाँ पर सामान ला करके बेचोगे अपने देश से तो आपके सामान पर इतना टैक्स लगेगा। तो अगर आपने टैक्स को बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि आप ट्रेड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने उसको ईज कर दिया, कम कर दिया, जैसे कि 1991 के बाद हमने टैरिफ लिबरलाइजेशन को अपनाया था, मतलब हमने लोगों को ये मौका दिया था कि अब वो भारत में आकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने अपने यहाँ की पॉलिसीज को, कानूनों को आसान बनाया था, लिबरल किया था। तो अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे देशों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आकर के ट्रेड हमारे यहाँ पर करें। लेकिन अगर हम इसके उल्टा करते हैं इसका मतलब है कि हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को अपना रहे हैं। दूसरा क्या है, इंडिया इज द हाईएस्ट इनिशिएटर ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स एम्ड एट शील्डिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन। तो दूसरी तरफ क्या देखा जा रहा है कि जो भारत में एंटी डंपिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब ये क्यों लिया जा रहा है भाई, देखिए दो एंगल होता है किसी भी आर्टिकल का। जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं कि आप प्रोटेक्शनिज्म को मत फॉलो कीजिए, भारत को ऐसा करे कि अगर आप लोगों से ये आप FTA करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्यों लगा रहे हैं। अब एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग मतलब डंप कर देना। आप गए और आपने कूड़े की तरह किसी भी सामान को फेंक दिया, डंप कर दिया। तो अक्सर ये देखा गया कि कुछ ऐसे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं, जहां से कि सामान जो है उसको भारत में
लाके डंप कर दिया जाता है। अब उसको डंप क्यों बोला गया? जब भी सामान डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब जिस देश में वो सामान बना है, उस वहां पे जो दाम उनका, जिस दाम पर वो बेचा गया वहां की मार्केट में, अगर उस दाम से कम दाम पर किसी दूसरे देश में जाकर के उसी सामान को बेच दिया जाए, उसको डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी देश फॉलो कर रहा होता है तो उस पर जो आपका दूसरा देश है जहां पर डंपिंग हो रही है, वो एंटी डंपिंग मेजर्स को अपना सकते हैं। उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, उसमें टैरिफ को बढ़ा दें और अलग अलग चीजें कर दें। तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों से भारत में देखा गया कि एंटी डंपिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बचाया जा सके। अब देखिए दिवाली का मौसम आ रहा है, दिवाली में आपने देखा कि खैर दिल्ली में तो बैन रहता है, बट बहुत सारी जगहों पर पटाखे जलाए जाते हैं। तो पटाखों में भी आप देखिए दाम कम और ज्यादा होता है। तो आपने सुना होगा कि अरे ये चाइनीज पटाखे हैं, चाइनीज पटाखों के दाम एकदम कम होते हैं, आपको बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि जो जो इंडिया में पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री है उसका नुकसान हो जाता है, बिकॉज वो उतने कम दाम पर नहीं बेच पाती, बिकॉज उसकी लागत उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, जो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होते हैं वो नुकसान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत कुछ ऐसे मेजर्स अपनाता है ताकि दूसरे देश के लोग यहाँ पर डंप ना कर सकें सामानों को। तो ये कह रहे हैं भाई आप ऐसा करते हो, गलत करते हो। अकॉर्डिंग टू द WTO 2015 to 19 इंडिया इनिशिएटेड 233 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस। तो ये रिपोर्ट है, अगर आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर इसको लिख सकते हैं कि जब भी आपको ये बात साबित करनी हो कि भारत में ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं तो वहां पे आप WTO का सहारा लेकर के और ये लिख सकते हैं कि इतने इन्वेस्टिगेशंस कराए भारत ने। एंड द एंटी डंपिंग इनिशिएशन बाय इंडिया फ्रॉम 1995 टिल 2020 स्टैंड्स 1071। तो अभी तक टोटल जो इनिशिएशंस हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन, वो 1000 के करीब हुए हैं। और उसमें से आप देखिए कि लगातार बढ़ोतरी हुई है 2011 के बाद से। ठीक है, द हायर देन द एंटी डंपिंग इनिशिएशन बाय द US, मतलब कि US, EU और चाइना, इन सभी जगह पे जो एंटी डंपिंग इनिशिएशन लिए जाते हैं उससे ज्यादा इनिशिएशन भारत में लिए गए हैं, ऐसा WTO का रिपोर्ट बताता है। तीसरा मुद्दा क्या है, इंडिया रिसेंटली एम्ड अमेंडेड सेक्शन 11(2)(f ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट, कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है, सुना है कभी आपने कस्टम ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर? ये जब भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो जब बाहर से सामान आ रहा होता है तो वहां पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मुद्दा चल रहा हो तो वहां पर कस्टम का नाम आप सुनेंगे। तो इसका जो एक्ट है, कस्टम एक्ट है 1962, उसके सेक्शन 11 में बदलाव किया भारत ने हाल ही में, और इसमें कहा कि गवर्नमेंट द पावर टू बैन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड, नॉट जस्ट गोल्ड सिल्वर अप्लाइड अर्लियर, इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इंजरी टू द इकोनॉमी। इसके जरिए अब गवर्नमेंट किसी भी सामान की आवाजाही पर रोक लगा सकती है। अगर उसको लगता है कि इस सामान के आने या जाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा, तो वो इसको रोक सकती है। मतलब एनी गुड्स कर दिया गया, पहले कुछ पर्टिकुलर हुआ करते थे, अब हर एक गुड्स पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, द पावर टू बैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गोल्ड सिल्वर इज कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 20 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट, यानी गैट, प्रोवाइड द बैन नॉट अप्लाई टू द आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो खैर ठीक है, ये बता रहे हैं कि भारत में तो ये कर दिया गया, लेकिन जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो ऐसा नहीं करने को कहते हैं। ठीक है, जो WTO के नॉर्म्स हैं वो ऐसा नहीं करने को कहते हैं, इनका ये मानना है। WTO अलाउ कंट्रीज टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ केस ऑफ इंजरी। तो अगर इंजरी हो रही है इकोनॉमी को, इकोनॉमी पर खतरा आ रहा है, और इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये कहते हैं कि जो WTO ने क्या कहा है, WTO ने कहा कि अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इंजरी हो रही है तब आप रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कीजिए, लेकिन आप इकोनॉमी में, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे इकोनॉमी में इसका असर पड़ रहा है, तब आप उसको नहीं रोक सकते हैं। मतलब इकोनॉमी अगर आपकी डूब रही तो आप डूबने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री को बस बचाना है आपको। लेकिन भाई भारत अपने देश का ख्याल तो रखेगा ही, वहाँ की जो इकोनॉमी अगर वो बहुत खराब होती चली जाएगी तो आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कैसे दिखाया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मेजर्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं,
और जो डोमेस्टिक नॉर्म्स भारत में बनाए जा रहे हैं वो कैसे दो राह पर चल रहे हैं। WTO कुछ और कह रहा है और भारत में कुछ और फॉलो किया जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी हैज लॉज टू इम्पोज दीज ट्रेड रेमेडियल मेजर्स, तो अलग अलग मेजर्स भारत में ऑलरेडी हैं ही, तो ये इसको इन शॉर्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चौथा है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कहती हैं बजट में जो 2020 का स्पीच आया था, क्लेम्स ऑफ FTA बेनिफिट पोज अ थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि जो FTA है, जो FTA बेनिफिट्स है उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा होता है और इसलिए भारत ने कस्टम एक्ट में यहाँ पर बदलाव किया है। एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन डिटरमाइंस द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपको याद है रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है भारत में। रूल ऑफ ओरिजिन, अब क्या होता है कई बार कि सामान बनता है चाइना में, ठीक है, लेकिन उसको भेजा जाता है मान लीजिए श्रीलंका से, ठीक है, या थाईलैंड से, तो अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये सामान कहाँ बना है। आपको क्या बोला गया कि सामान आपके यहाँ पे थाईलैंड से आ रहा है, लेकिन बन के कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो भारत ने क्या किया, रूल ऑफ ओरिजिन लगा दिया कि अब ये सामान जहां पर बना है वहां का नाम मेंशन होगा और वहां के हिसाब से हम रूल लगाएंगे। तो रूल ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं कि सामान जहां से बना है वहां के हिसाब से हम काम करेंगे। और इसको लेकर के जो आपके अदर कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काफी आग बबूला हो गए कि भारत ने ऐसा कैसे किया। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू अप्लाई अ प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स और नॉट, कि मतलब भारत को इस पर क्या टैरिफ लगाना चाहिए, क्या इस पर लॉ अप्लीकेबल होगा, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन को देख करके ही हम पता लगाएंगे, इसलिए हमने ऐसा नॉर्म्स बनाया है। पांचवा है नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट, दैट इज वोकल फॉर लोकल, जो अभी पिछले आर्टिकल में हम पढ़ रहे थे, आत्मनिर्भर भारत को बनाना और इसके लिए जो लोकल चीजें हैं उसको ज्यादा सपोर्ट करना। और इसके लिए यहाँ पे अब ये जो पांचों चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसको लेकर के कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब होता है, जीरो सम का मतलब होता है कि ना तो आपका पूरा फायदा, मतलब किसी का भी फायदा नहीं होगा इसमें, जैसे किसी का पूरा पूरा नुकसान होगा नहीं तो पूरा पूरा फायदा होगा, ऐसा होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब मेरा पूरा फायदा होना चाहिए और आपका पूरा नुकसान हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कोई जीरो सम गेम नहीं है कि चाहे तो सिर्फ आपका वन आपके पास आएगा नहीं तो उसके पास वन आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि उसमें दोनों का फायदा हो, किसी एक का सिर्फ फायदा ना हो, जैसा कि 1991 के बाद भारत में पॉलिसीज को अपनाया गया, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको इस पर क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, अपने हिसाब से इसको लिखिए, हर एक एंगल से आंसर करने की कोशिश कीजिए और बताइए। अगला इसमें न्यूज है, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF के द्वारा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो देशों पर कड़ी निगरानी रखता है ब्लैक मनी को लेकर के, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें मनी की लॉन्ड्री हो जाती है। ब्लैक मनी को इतनी जगह से भेजा जाता है कि उसको ट्रांसफर कर करके उसको लास्ट में वाइट बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, उन चीज़ों पर FATF की कड़ी नज़र रहती है और FATF ने पाकिस्तान को बहुत दिनों से घेर रखा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बहुत दिनों से है और पाकिस्तान को बार बार ये बोला जा रहा है कि आप अपने यहाँ पर जो फाइनेंसिंग उसको ठीक कीजिए, अदरवाइज आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, इट इज़ रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।